हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेथ कटिंग टूल और उनके कोड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, जो फिटर थियरी का फुल कोर्स है हमारा 27 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, वो चल रहा है। तो उसी के अंतर्गत आज हमारा 22वां लेक्चर यानी कि 21 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप पुराने लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप ये लेक्चर पूरा देखते हैं तो आप पुराने लेक्चर्स भी देखना चाहेंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाके आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही दूसरी बात, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा फिटर टेक के नाम से, तो इस ग्रुप को ज्वाइन करके आप क्विज होता है यहाँ पे ऑर्गेनाइज, क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना टाइम मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था। ठीक है, ये बात हो गई इन्फॉर्मेशन। अब शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो लेथ का जो टॉपिक हमारा चल रहा है, इसके 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं। ठीक है, आपको पता है जो लेथ को हम लोगों ने डिवाइड किया था प्रश्नों के आधार पर, कि यानी कि हमारे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, 5 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे? पहला भाग था हमारा लेथ के पार्ट, यानी कि लेथ के भाग एवं उनके कार्य, जैसे कैरिज हो गया, टेल स्टॉक हो गया, हेड स्टॉक हो गया, इनमें से कैसे प्रश्न बनते हैं ये हम लोगों ने देखे थे। दूसरा जो भाग था वो था टाइप्स ऑफ लेथ एंड इट्स स्पेसिफिकेशन, यानी कि लेथ के प्रकार और उसकी विशिष्टताएं। दूसरे लेक्चर में, पिछले यानी कि लेक्चर में कल हम लोगों ने ये देखा था। अब जो तीसरा लेक्चर है, तीसरा जो भाग है लेथ का जो हम लोग को पढ़ना है, वो है लेथ कटिंग टूल एवं उनके कोण। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको पता है रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल, जो ये सब बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और चौथा भाग जो हमारा था उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में, तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे लेथ सहायक युक्तियों के बारे में। सहायक युक्तियाँ क्या होती हैं? जो लेथ पर कोई भी ऑपरेशन करने में हमारी क्या करती हैं, मदद करती हैं। जैसे अगर आप बात करें रेस्ट की, ठीक है, फॉलोअर रेस्ट होता है, स्टेडी रेस्ट होता है, आप लोगों ने सुना होगा, तो वो हमारी मदद करती है। चक हो गया, सेंटर्स हो गए, सेंटर कई तरह के होते हैं, माइंड्रेल हो गया, तो ये सभी क्या है, लेथ की सहायक युक्तियां हैं जो हमें लेथ पर कार्य करने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। चौथे भाग में हम लोग वो चीज़ें पढ़ेंगे और 5वें भाग में जो लेथ से कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल बनते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेथ कटिंग टूल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो अब जैसा कि ड्राइंग की थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं, कि ड्राइंग जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो 3 मतलब व्यू होते हैं। कौन कौन सा? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। अब टॉप व्यू ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, ये हमारा एंगल प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है, तो वहाँ मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। जैसे कि आपको पता है 2 एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग बनाते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो थर्ड एंगल में टॉप व्यू नीचे ऊपर कुछ हो सकता है, फर्स्ट एंगल में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो बहुत ही जल्द ड्राइंग की भी क्लासेस शुरू होंगी, जो अभी नए एडमिशन हो रहे हैं फिटर वालों के लिए, जैसे IITI में एडमिशन शुरू हो गया, बहुत ही जल्द उनकी भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तब मैं ड्राइंग की भी क्लास शुरू करूंगा, तो आप वहाँ से ड्राइंग का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करना चाहें तो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बना हुआ है, मान लीजिए हमारा ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है। तो देखिए अब सबसे पहले बात आती है कोण की। तो 3 प्रमुख कोण होते हैं। कौन कौन से? यानी कि जो कटिंग टूल, कोई भी कटिंग टूल होता है, देखिए सब में यही कोण होते हैं। 3 कोण कौन कौन से? पहला होता है कटिंग एज एंगल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कटिंग एज एंगल। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? रेक एंगल, रेक एंगल। ठीक है, और तीसरा क्या हो गया? क्लियरेंस एंगल। ये 3 मुख्य कोण हैं। लेकिन फिर इन लोगों को हम डिवाइड करते हैं, इन तीनों कोणों को डिवाइड करते हैं, तब हमें जाके कई कोण मिलते हैं। और वही कोण मैंने यहाँ पे दिखाए से 1 कोण, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगभग प्रमुख कोण मैंने दिखाए हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस कोण को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए अभी इसकी मैं वैल्यू भी बताऊंगा, तो वैल्यू के लिए आपको परेशान नहीं होना है। ये कोण कौन सा होता है? इसको हम लोग बोलते हैं एंड कटिंग एज एंगल। ठीक है, ये वाला जो कोण होता है, अभी वैल्यू भी मैं बताऊंगा, लास्ट में सबकी वैल्यू भी बताऊंगा जहां से प्रश्न भी बनता है। ठीक है, ये वाला जो कोण होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइड कटिंग एज एंगल। ठीक है,
ये हो गया। ये जो हमारा पार्ट रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नोज, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं नासा, ठीक है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं नोज या नासा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले कोण की। पहले यहाँ पे अब इसका जो देखिए कुछ रेडियस होता है, यहाँ पे मैंने क्या दिखा है, रेडियस होता है। तो इसका रेडियस भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है। तो रेडियस लगभग होता है, यानी कि आप यहाँ पे लिख लीजिए नोज रेडियस, नोज हिंदी में भी लिख लीजिए नासा। चलिए मैं त्रिज्या लिख दे रहा हूँ रेडियस की जगह त्रिज्या। नासा त्रिज्या लगभग कितना होता है, 0.8 mm, ठीक है। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। तो ऊपर वाली चीजें सभी हमारी क्लियर हो गई। अब आइए नीचे देखते हैं। ये वाला जो कोण है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिप एंगल, ठीक है। और लिप एंगल का 3 नाम होता है, कौन कौन सा, इसे हम लोग लिप एंगल भी बोलते हैं, वेज एंगल भी बोलते हैं और कटिंग एज एंगल भी बोलते हैं। तो मैंने बता दिया, आप कहीं लिख लीजिए पॉइंट ला के, ठीक है। ये वाला जो कोण है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैक रेक एंगल, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बैक रेक एंगल। तीसरा कोण आइए देखते हैं। ये वाला जो कोण है इसे बोला जाता है इंड क्लियरेंस एंगल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट क्लियरेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं इंड क्लियरेंस एंगल या इसी को बोलते हैं फ्रंट क्लियरेंस एंगल। अब अगले कोण की बात करते हैं। ये वाला जो कोण है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ। इस कोण को बोलते हैं इंड रिलीफ एंगल, ठीक है। यानी कि इंड रिलीफ कोण, और रिलीफ का मतलब क्या होता है, क्लियरेंस भी होता है। यानी कि इसको क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, तो इसी को बोल सकते हैं इंड क्लियरेंस एंगल, ठीक है, या इंड रिलीफ एंगल, इसको ये कोण भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करें, अब आ जाते हैं हम लोग इधर, हमारे 2 ये कोण बचते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं साइड रेक एंगल। ये वाला जो एंगल है ये क्या होता है, साइड रेक एंगल, ठीक है। अब एक कोण और बचता है, उसको भी मैं लिख देता हूँ, और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सभी चीज़ों की वैल्यूज देखेंगे। अभी देखिए बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत आपकी चीज़ें समझने के लिए हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो बने रहिए वीडियो में, ठीक है। ये चीज़ें भले न समझ में आ रही हों, इंपॉर्टेंट है, समझा दे रहा हूँ, बहुत भले न समझ में आ रही, लेकिन आगे वाली चीज़ें और समझ में आएंगी, ठीक है। ये जो लास्ट वाला कोण बचा ये क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं साइड रिलीफ एंगल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, साइड रिलीफ एंगल, ठीक है। तो इतने कोण टोटल होते हैं। मैंने आपको क्या बताए थे, 3 मुख्य कोण बताए थे, कौन कौन से, कटिंग एज एंगल, या जिसी को हम लोग बोलते हैं लिप एंगल, या जिसी को हम लोग बोलते हैं वेज एंगल, ठीक है। दूसरा कोण क्या बताया था, क्लियरेंस एंगल बताया था, और तीसरा कोण रेक एंगल बताया था। तो देखिए ये सब क्या है, इंड क्लियरेंस एंगल हो गया या इंड रिलीफ एंगल हो गया, ये सभी क्या है, क्लियरेंस एंगल के ही भाग है, ठीक है। फ्रंट हो गया, बैक हो गया, अभी मैं बताऊंगा भी, सब चीज़ें बताऊंगा भी, अलग अलग भी बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए क्या हो गया, बैक रेक एंगल हो गया, ये साइड रेक एंगल हो गया, ये तो इंड कटिंग एज एंगल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों रेक एंगल के भाग हुए, लेकिन मुख्य कोण क्या हुआ, एक ही हुआ, रेक एंगल ही हुआ। तो इस तरीके से आप जो है इन कोणों को देख सकते हैं। लास्ट में मैं जब नोट्स लिखाऊंगा, ठीक है, आपको पता है हर चैप्टर के लास्ट में मैं नोट्स लिखाता हूँ महत्वपूर्ण, तो वहाँ पे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा कि यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी आप वैल्यू लिखिए सभी चीज़ों की, जल्दी जल्दी वैल्यू लिख लीजिए, वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है। तो इंड कटिंग एज एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 15 डिग्री, ठीक है। साइड कटिंग एज एंगल की वैल्यू लिख लीजिए 16 डिग्री। अगला लिखिए बैक रेक एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लीजिए 0 डिग्री, ठीक है।
इसको आप लिख लीजिए 60 डिग्री, ठीक है, साइड रेक एंगल। इसको आप लिख लीजिए 8 डिग्री, ठीक है। सभी चीज़ों को लिखते जाइए अच्छे से, यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है। और ये जो एंगल होता है ये कितना होता है, 6 डिग्री, ठीक है। अभी यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और जो ये पूरा फिगर होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ टूल सिग्नेचर, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप नीचे लिख लीजिए, यानी कि जो टोटल पूरा फिगर है ये, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ टूल सिग्नेचर, एलिमेंट ऑफ टूल सिग्नेचर, ठीक है। यानी कि जो ज्यामितीय प्रदर्शन, यानी कि जो टूल का है वो क्या है, ज्यामितीय प्रदर्शन है, ठीक है। अब इतना चीज़ें हो सकता है आपको ना समझ में आ रही हो। अब आइए आगे बढ़ते हैं, एक फिगर और देखिए, एक फिगर और देखिए, ठीक है। मान लीजिए हमारी क्या है, ये कोई जॉब है, मैं इसीलिए इसमें बना रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें सबको रिलेट करके आप चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। मान लीजिए कोई हमारी जॉब है जिस पे हम क्या कर रहे हैं, टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं। तो मान लीजिए चिप निकल रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारी चिप जो है निकल रही है, चिप का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे है हमारा टूल जो क्या करने का काम कर रहा है, जो करने का काम कर रहा है कटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, टूल। अब आप यहाँ पे देखिए तीनों एंगल जो मैंने आपको बताया, कटिंग एज एंगल, रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल। उसके बाद जब हम यहाँ पे फिगर में देख लेंगे तब उसके बाद तीनों चीज़ों को अलग अलग पढ़ेंगे, कितना होता है हार्ड मटेरियल के क्या लिए क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल के लिए क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए 3 एंगल आपको याद रखने हैं। पहला क्या है कि मान लीजिए ये जहाँ पे हमारा कटिंग टूल कटिंग कर रहा है वहाँ पे हम क्या डाल दें, एक लंब डाल दें, परपेंडिकुलर डाल दें, यानी कि एक लंब डाल दें सीधा। तो क्या होगा, जहाँ पे ये कटिंग टूल कटिंग कर रहा है उस पर हम लोग क्या डाल दें, एक लंब डाल दें। और जो ये कटिंग टूल की फेस है इसके बीच क्या बनेगा, एक कोण बनेगा, ठीक है। तो इसे हमने क्या नाम दे दिए, गामा नाम दे दिया, ठीक है। दूसरा देखिए कोण कहाँ बनेगा, ये जो टूल की अपर फेस है और जो लोअर फेस है इसके बीच भी एक कोण बनेगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, बीटा नाम दे दिया। तीसरा कोण कहाँ बनेगा, जो ये टूल की लोअर सरफेस है और जो हमारा ये जॉब है उसके बीच एक कोण बनेगा, यानी कि ये वाला, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, अल्फा, ठीक है। आप समझ गए। अब इन्हीं चीज़ों को जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये जो अल्फा होता है इसी को हम लोग कहते हैं क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल। बीटा जो हो गया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कटिंग एंगल। और जो गामा हो गया इसी को हम लोग बोलते हैं रेक एंगल, ठीक है। अब चीज़ें समझ में आ गई। आपसे ऐसे चित्र दे देगा और पूछेगा बीटा हमारा क्या है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा कि भैया रेक एंगल है, कटिंग एंगल है, क्लियरेंस एंगल है। तो अगर आपको ये फिगर नहीं पता तो आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे। यहाँ से ऐसे फिगर दे देगा, ये वाला फिगर कई बार पूछा गया है, और कोई कोण आपको यहाँ पे दे देगा, ठीक है, या 4 फिगर दे देगा। देखिए जैसे एक फिगर दे दिया और यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दो, यहाँ पे ऐसे जैसे कोण बना है बना दिया, तो कहेगा बताइए ये कौन सा कोण है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बैक रेक एंगल, लिप एंगल, इंड क्लियरेंस एंगल, साइड रेक एंगल। तो आपको क्या बताना है कि भैया जो ये वाला कोण है ये है बैक रेक एंगल है, ठीक है। और आपको फिर इसी फिगर में से प्रश्न पूछे गए हैं तभी मैं बता रहा हूँ, इसी फिगर को 4 तरीके से बना के दे देगा, ठीक है। कैसे बना के दे देगा, ये ऐसे एक पूरा फिगर बनाया और ये वाला एंगल दे दिया, दूसरा फिगर बनाया ऐसे पूरा और ये वाला एंगल दे दिया, तीसरा पूरा फिगर बनाया और ये वाला एंगल दे दिया, और उसके बाद कहेगा निम्न में से कौन सा चित्र बैक रेक एंगल को प्रदर्शित करता है। तो जो एंगल यहाँ पे दिया रहेगा, यानी कि ये जो हमारी कोण है और इसके बीच में जो कोण दिया रहेगा वो हमारा प्रदर्शित करता है। तो जिस ऑप्शन में ये वाला चित्र दिया रहेगा वो आपको फिगर सही करना रहेगा। तो फिगर बताने का मेन मतलब यही था, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। यहाँ से कैसे प्रश्न बनता है,
ऐसा ही एक आपको फिगर दे देगा और यहाँ पे खाली अल्फा लिख देगा। आपसे कहेगा अल्फा क्या प्रदर्शित करता है, क्लियरेंस एंगल, रेक एंगल या कटिंग एंगल, या एक ऑप्शन और दे देगा। तो अल्फा देखिए क्या प्रदर्शित करता है, क्लियरेंस एंगल प्रदर्शित करता है। अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि क्लियरेंस एंगल दिया क्यों जाता है, कोई न कोई पर्पज होता होगा ना कि क्लियरेंस एंगल दिया क्यों जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जो ये टूल की सतह है, टूल का जो पार्ट है वो जॉब की सतह से रगड़ ना खाए। ठीक है, अब देखिए अगर ये क्लियरेंस एंगल ना होता तो क्या होता, पूरा पूरा टूल यहाँ तक होता ना, और क्या होता, ये जॉब से क्या करता, रगड़ खाता, तो घिसता हमारा टूल, हमारा नुकसान होता। तो क्लियरेंस एंगल आपसे पूछता है कि क्यों दिया जाता है, तो जो टूल का फेस है, लोअर फेस है, वो जॉब की सतह से रगड़ ना खाए, इसलिए क्लियरेंस कोण दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं, अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है रेक एंगल, कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए कटिंग एज एंगल। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग क्या डालेंगे, कटिंग एज एंगल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कटिंग एंगल भी बोलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये थी चीज़ें, ये था कॉन्सेप्ट। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए कटिंग एज एंगल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कटिंग एंगल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिप एंगल, और इसी को क्या बोलते हैं, वेज एंगल। तो चारों नाम भैया आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए, किसी भी नाम से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। लिप एंगल क्या है, कटिंग एज एंगल क्या है, वेज एंगल क्या है, या कटिंग एंगल क्या है, चारों चीज़ें क्या है, एक ही मतलब नाम, एक ही चीज़ें हैं, बस नाम उसके क्या है, अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है। तो यहाँ पे मैंने फिगर इरेज कर दिया था, एक बार फिर से बनाइए। ठीक है, ये वाला फिगर बन गया। तो मैंने आपको क्या बताया, ये जो बीटा होता है, जिसे हम लोग बीटा से डोनेट करते हैं, अपर फेस और लोअर फेस के बीच जो एंगल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कटिंग एंगल। कटिंग एंगल। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि अपर फेस और लोअर फेस के बीच जो कोण बनता है वो होता है। या तो आप क्या कह सकते हैं कि देखिए ये जो पूरा हमने इस पे लंब डाला, ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, ये पूरा ये जॉब सीधा रहेगा, तो ये पूरा कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया ना भैया। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बना रहा है ना। तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं कि यदि क्लियरेंस कोण और रेक कोण, क्लियरेंस कोण और रेक कोण को 90 डिग्री में से घटा दें, ठीक है, 90 डिग्री में से घटा दें तो जो कोण होता है, जो कोण मिलता है, ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं जो कोण मिलता है वही क्या कहलाता है, वही कटिंग एंगल, या मैं लिख ही देता हूँ वेज एंगल, लिप एंगल कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। क्या हुआ, अगला पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसका मान। बीटा की वैल्यू आपसे पूछता है, बीटा की वैल्यू कितनी होती है, लगभग तो 50 डिग्री से 81 डिग्री के बीच में इसकी वैल्यू होती है। यानी कि कटिंग एज का मान जो है कितना हो सकता है, कटिंग कोण का मान कितना हो सकता है, तो 50 डिग्री से 81 डिग्री के बीच में हो सकता है। ठीक है, अब बात करें कि भैया ये है तो ऐसा क्यों होता है, रेंज क्यों बनाई जाती है। तो नर्म धातुओं के लिए, यानी कि आप सॉफ्ट धातुओं के लिए लिख सकते हैं, नर्म धातुओं के लिए क्या होता है, कम होता है ये कोण, यानी कि 50 डिग्री रहेगा। जैसे एल्यूमिनियम, नर्म धातु क्या होगी, एल्यूमिनियम वगैरह की हमको टर्निंग करनी है, कोई भी ऑपरेशन करना है तो उसके लिए इस कोण का मान क्या होता है, कम रखा जाता है। और कठोर धातुओं के लिए, कठोर
धातुओं के लिए क्या रखा जाता है, ज़्यादा, ठीक है। जैसे मतलब 70 डिग्री, 75 डिग्री, 81 डिग्री, तो इसीलिए ये रेंज में उपयोग होता है। कोई इसकी निश्चित वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि इसकी जो वैल्यू रहती है वो क्या डिपेंड करती है, धातु पर निर्भर करती है, और हम लोग कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं उस पर भी निर्भर करती है। जैसे टर्निंग टूल है, तो टर्निंग में भी टर्निंग टूल होगा, टर्निंग ऑपरेशन करेंगे तो उसमें भी 3 कोड होंगे। कौन कौन से, क्लियरेंस एंगल, कटिंग एंगल और रेक एंगल। ड्रिलिंग अगर हम कर रहे हैं तो जो ट्विस्ट ड्रिल होता है उसमें भी रेक एंगल होगा, उसमें भी क्लियरेंस एंगल होगा, उसमें भी कटिंग एंगल होगा। मिलिंग कोई ऑपरेशन करें तो मिलिंग कटर में भी ये तीनों कोड होंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन जैसे सिलेबस में हमको जो पढ़ने हैं वो क्या पढ़ने हैं, लेथ वाला कटिंग टूल और ट्विस्ट ड्रिल वाला जो कोड है वो पढ़ना है। तो जब ट्विस्ट ड्रिल में पढ़ाऊंगा, ड्रिल में, तो वो सभी चीज़ें बताऊंगा। तो पहला प्रश्न क्या बन गया कि कटिंग एज एंगल भैया क्या होता है, तो ये होता है। चित्र से आपसे प्रश्न पूछे तो आप ये बताएंगे कि बीटा, चित्र जो बीटा से प्रदर्शित करते हैं, ये प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न पूछता है कहाँ से कहाँ तक इसका मान होता है, तो 50 डिग्री से 81 डिग्री होता है। आपसे पूछेगा नर्म धातुओं के लिए कटिंग एंगल का मान होता है कम ज़्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो नर्म धातुओं के लिए यानी कि जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उसके लिए जो कटिंग एंगल का मान होता है क्या होता है, कम होता है। और जो कठोर धातुएं होती हैं उसके लिए कटिंग एंगल का मान ज़्यादा होता है। बातें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा कोण है उसकी तरफ। दूसरा कोण हमारा क्या है, रेक एंगल, ठीक है। दूसरा जो कोण हो गया ये भी महत्वपूर्ण कोण है, तो इसको देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेक एंगल। रेक एंगल मैंने आपको बता दिया था कि अगर जहाँ पे हमारा कटिंग टूल कटिंग एज कटिंग कर रही है उस पर हम लोग लंब डाल दें, और जो ये फेस है अपर फेस, इसके बीच जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे, रेक एंगल। और रेक एंगल को किससे दिखाते हैं, तो गामा से दिखाया जाता है। अब बात करते हैं दो एंगल की। इसमें क्या होते हैं, दो तरह के कोण होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा पॉजिटिव रेक एंगल, एक होता है निगेटिव रेक एंगल। तो आप फिर से फिगर बनाइए, इसी फिगर में देख लीजिए, ये वाला जो हमारा कोण है ये क्या है, पॉजिटिव रेक एंगल, ठीक है। और एक होता है निगेटिव रेक एंगल, तो निगेटिव रेक एंगल वाला मैं बना देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग लंब डालेंगे, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे कटिंग एज है ना, यहाँ पे कटिंग कर रही, तो यहाँ पे हमने लंब डाला, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, टूल आगे की तरफ होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे भी हम लंब डाल रहे हैं, लेकिन जो टूल का फेस है वो क्या है, पीछे की तरफ है। तो ये वाला जो हमारा एंगल होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेक एंगल। और ये वाला जो एंगल होता है इसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव रेक एंगल, ठीक है, निगेटिव रेक एंगल। फिगर से आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई ना। ये है हमारा पॉजिटिव रेक एंगल, और ये क्या है, टूल आगे है, यानी कि जो लंब हम डाल रहे हैं उसका फेस क्या है, आगे है, इधर निकल गया है। और ये एंगल जो बन रहा है इसके बीच, ये देखिए ये लंब फेस ही के बीच होगा, लेकिन फेस क्या है, आगे निकल गया है। तो ये अपर वाला फेस है, ऊपर वाला फेस है, और ये हमने लंब डाला, तो इसके बीच ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, गामा निगेटिव, यानी कि निगेटिव रेक एंगल। तो अब डिफिनेशन के टर्म में लिख लीजिए, अगर डिफिनेशन कभी आपसे पूछ ले तो यहाँ पे लिखिए, हेडिंग डालिए पॉजिटिव रेक एंगल, ठीक है। तो डिफिनेशन के टर्म में लिख लीजिए, कभी कभी डिफिनेशन के टर्म में भी आपसे पूछ लेता है। यह एंगल कटिंग एज की नोज के, यानी कि नोज मतलब नासा, मैंने भी आपको बताया था, नोज के पीछे की ओर टेपर करके
पीछे की ओर टेपर करके बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई क्या इसकी डिफिनीशन। अब यहाँ पे आपको पॉइंट लगा के एक लिखना है पॉजिटिव रेक एंगल में कि नर्म धातुओं के लिए अधिक, नर्म धातुओं के लिए अधिक, अधिक नर्म धातुओं के लिए अधिक तथा कठोर धातुओं के लिए, कठोर धातुओं के लिए, कठोर धातुओं के लिए कम होता है। ये हम लोग पॉजिटिव रेक एंगल की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। टोटल रेक एंगल की बात नहीं हो रही है, ये पॉजिटिव रेक एंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्पेशली पॉजिटिव रेक एंगल की, कि जो पॉजिटिव रेक एंगल होता है, ध्यान दीजिएगा बातों पे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि ये पूरा रेक एंगल की बात हो रही है कि रेक एंगल जो क्या होता है नर्म धातुओं के लिए अधिक तथा कठोर धातुओं के लिए कम होता है। नहीं, ये पूरे रेक एंगल की बात नहीं हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? ये पॉजिटिव रेक एंगल की बात हो रही है कि जो पॉजिटिव रेक एंगल होता है वो नर्म धातुओं के लिए अधिक तथा कठोर धातुओं के लिए कम। अब यहाँ पे अपना दिमाग लगाइए, इंजीनियरिंग साइंस लगाइए कि अब देखिए भैया, जब कोई नर्म धातु रहेगी, कैसे आप दिमाग लगाएंगे? अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि अगर कोई नर्म धातु रहेगी तो उसका जो कटिंग एंगल रहेगा वो क्या रहेगा? कम रहेगा। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो कटिंग एंगल होता है, अभी मिटा दिया मैंने, जो कटिंग एंगल होता है वो नर्म धातुओं के लिए कम होता है तथा कठोर धातुओं के लिए अधिक होता है। तो अब जब भैया नर्म धातु रहेगी तो ये वाला एंगल क्या होता जाएगा? हम लोग कम रखेंगे ना, तो जो रेक एंगल रहेगा भैया, ये वाला एंगल अगर हम और कम कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा कि नहीं? हाँ, ये वाला एंगल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और ये एंगल ही, ये एंगल क्या है? ये है हमारा पॉजिटिव रेक एंगल। तो नर्म धातुओं के लिए जब हम ये वाला एंगल कम कर देंगे तो ये वाले एंगल का, पॉजिटिव रेक एंगल का मान ऑटोमेटिक अधिक हो जाएगा। और यही प्रश्न आपसे पूछता है, तो नर्म धातुओं के लिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रेक एंगल का मान अधिक तथा कठोर धातुओं के लिए जब ये बीटा का मान बढ़ेगा, यानी कि कटिंग एंगल का मान बढ़ेगा, तो इसका मान कम हो जाएगा। तो कठोर धातुओं के लिए जो इसका मान है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब अगला हेडिंग डालिए, निगेटिव रेक एंगल। अगला कोण लिखिए निगेटिव रेक कोण। ठीक है, फिगर आपका बना ही है, आप बना सकते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए निगेटिव रेक एंगल। इंक ज़्यादा हो गई है इसमें। निगेटिव रेक एंगल। ठीक है, और चीज़ें समझ में आ रही हो तो लाइक ज़रूर करो यार। चीज़ें अगर समझ में आ रही हो, ऐसा लग रहा हो भैया ऐसे कभी नहीं पढ़ा, समझ में आ रही हैं, मेहनत कर किया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है, क्योंकि अगला बंदा जो आएगा तो उसको उसी से पता चलेगा कि वीडियो अच्छा है कि नहीं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी अगली मैं वीडियो डालूँ वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये सब आप लोग एक्सपर्ट होंगे ही, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं बताता भी नहीं हूँ। तो निगेटिव रेक एंगल की डिफिनीशन लिखिए, यह एंगल टूल की कटिंग एज की ओर टेपर करके बनाया जाता है, टेपर करके बनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। और इसका यूज लिखिए, हार्ड धातुओं की, यानी कि कठोर धातुओं की टर्निंग में, या हाँ टर्निंग लिखिए, कठोर धातुओं की टर्निंग में प्रयोग किया जाता है तथा शॉक देने वाले, शॉक यानी कि झटके देने वाले, ये प्रश्न पूछता है, झटके देने वाले पदार्थों के लिए
पदार्थों के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैं दे रहा हूँ झटके जो पदार्थ देते हैं, ऐसे पदार्थ नहीं कि जो शॉक को एब्जॉर्व करते हैं। झटके कैसे देते हैं, जिन लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा उन लोगों को ये सभी चीज़ें पता होंगी। जैसे आप शुरू में क्या होता है कि चीज़ों पता नहीं होती, टर्निंग वगैरह हम लोग लेट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फीड दे देते हैं, बहुत ज़्यादा फीड दे दिया या कुछ भी कर दिया तो देखिए पूरी जो लेथ है यानी कि खट खट मतलब रुकने लगती है एक तरह से लेथ। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ें, जो आप लोग प्रैक्टिकल किया होगा उसको चीज़ें मैं बता नहीं सकता यहाँ पे। जिन लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, जैसे हम लोगों को ज़्यादा फीड दे दिया तो खट खट करने लगी, पूरी लेथ मशीन हिलने लगी। तो एक जो पदार्थ कठोर होते हैं वो क्या होते हैं, झटके देने लगते हैं बहुत ज़्यादा फीड देने पे। आपने बहुत ज़्यादा फीड दे दिया तो झटके देने लगते हैं, कटिंग वटिंग होती नहीं है। ठीक है, चिप उप एकदम कणों के फॉर्म में निकलती है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस चिप नहीं बनती है, इनकॉन्टिन्यूअस चिप बनने लगती है। तो कठोर धातुएं जो रहेंगी भैया वही झटके देंगी। कठोर धातुएं आपने फीड बहुत ज़्यादा दे दिया तो पूरी लेथ मशीन हिलने लगती है, खट खट की आवाज़ आने लगती है। तो शॉक देने वाले पदार्थों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पूरे रेक एंगल की। ठीक है, अभी तक तो ये बात हो गई पॉजिटिव रेक एंगल और निगेटिव रेक एंगल। तो पूरा जो रेक एंगल होता है वो वैरी करता है 3 डिग्री से 40 डिग्री के बीच। ठीक है, आप यहाँ पर रेंज लिख लीजिए। ये भी क्यों होता है, रेंज में ही होता है क्योंकि आप किस पदार्थ की टर्निंग कर रहे हैं, यानी कि मटेरियल क्या है उस पर डिपेंड करता है। कोई निश्चित वैल्यू नहीं है कि 3 डिग्री होगा, 4 डिग्री होगा, 6 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू बदलती रहती है। किसके हिसाब से, टूल के हिसाब से, कि आपका टर्निंग टूल है, ड्रिलिंग टूल है, मिलिंग टूल है, और जो टूल हो सकते हैं शेपिंग टूल है। तो टूल के हिसाब से इसकी वैल्यू बदलती है और दूसरी पदार्थ के हिसाब से। अगर आपसे प्रश्न पूछा नहीं गया, अगर कोई प्रश्न पूछे कि रेक एंगल की जो वैल्यू है, तो यहाँ से देखिए कॉन्सेप्ट यही है कि जो भी प्रश्न पूछे आप उसको कर लें, आपने ना पढ़ा हो तब भी यही होता है कॉन्सेप्ट। तो अगर आपसे पूछे भैया कि रेक एंगल की वैल्यू किस फैक्टर पर निर्भर करती है, किस कारक पर निर्भर करती है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। पदार्थ पर, कटिंग टूल, कौन सा कटिंग टूल हम लोग उपयोग कर रहे हैं, ड्रिलिंग मिलिंग, ये दे देगा। इनमें से कोई नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से कोई भी प्रश्न, अगर नया भी प्रश्न बनता है तो आप आसानी से प्रश्नों को कर सकते हैं। तो 3 से 40 डिग्री की वैल्यू होती है। पॉजिटिव रेक एंगल मैंने आपको बता दिया क्या होता है, नर्म धातु के लिए क्या होता है, कठोर धातु के लिए क्या होता है। निगेटिव रेक एंगल क्या होता है, निगेटिव रेक एंगल का फिगर यहाँ पे देखिए। प्रश्न पूछता है कि निगेटिव रेक एंगल का उपयोग किस धातुओं के किया जाता है या कठोर धातुओं के साथ किस एंगल का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है निगेटिव। हमेशा याद रखिए निगेटिव रेक एंगल कहाँ किया जाता है, कठोर धातुओं के लिए और झटके देने वाले पदार्थों के लिए। तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं अपना लास्ट का जो एंगल है वो है क्लियरेंस एंगल। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। तो क्लियरेंस एंगल भी थोड़ा सा है, समझ लीजिए, और हमारा ये जो टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लेथ एसेसरीज के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी। चैप्टर का इंपॉर्टेंट भाग है जो है लेथ का, वहाँ पे चक वगैरह से प्रश्न बनते हैं। मैंड्रिल होता है, सेंटर होता है, स्टेडी से बनता है, स्टेडी रेस्ट हो गया, फॉलोअर रेस्ट हो गया। तो इस तरीके के डॉग हो गया, फेस प्लेट हो गया, ड्राइविंग प्लेट हो गया, ये जो कंपोनेंट है जो अलग से हम लोग उपयोग करते हैं, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ लेता है। तो अगला लेक्चर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूँगा कि एक ही लेक्चर में वो सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए क्लियरेंस एंगल। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू से ही बताया कि जॉब और टूल के बीच में क्लियरेंस देने के लिए, जिससे वो आपस में रगड़ ना खाएं, कौन सा एंगल दिया जाता है, क्लियरेंस एंगल। तो आप अपना डिफिनीशन में चाहें तो लिख सकते हैं। फिगर मैंने आपको बता दिया था, तो फिगर मैंने फिर से रीच कर दिया, माइंड से स्किप हो जाती हैं चीज़ें। तो फिगर यही है जो, ठीक है, जो ये वाला एंगल था यही हमारा क्या था, यही हमारा था क्लियरेंस एंगल। इसको अल्फा से हम लोग दिखाते हैं। अब आइए देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले आप लिखिए फ्रंट क्लियरेंस एंगल, फ्रंट क्लियरेंस एंगल। ठीक है, आप देखिए इसको और एक नाम से जानते हैं, कौन से नाम से, इसे फ्रंट रिलीफ एंगल, या किस नाम से, इंड रिलीफ
इंड रिलीफ या इंड क्लियरेंस एंगल के नाम से भी, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ आप लोग, लेकिन बोल रहा हूँ तो आप अगर नोट्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आपको राइटिंग क्लियर ना दिख रही हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी एक फिगर बनाया था ना कुछ इस तरीके का, ये वाला, तो ये वाला जो एंगल था यही हमारा क्या था, यही हमारा था फ्रंट क्लियरेंस एंगल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट रिलीफ एंगल या इंड रिलीफ एंगल या इंड क्लियरेंस एंगल। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए कोई टूल हमारा कटिंग कर रहा है, तो यही वाला ये एंगल है जो ये दिखाया गया है, यही एंगल है, मेन एंगल है। क्या होता है क्लियरेंस की अगर बात करें तो मेन एंगल यही होता है। क्लियरेंस एंगल की बात करें तो कई तरह के क्लियरेंस एंगल होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन क्लियरेंस एंगल होता है वो यही होता है, क्योंकि यही जो है टूल को जॉब की सतह से रगड़ नहीं खाने देता है, जिससे हमारा टूल नहीं घिसता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रंट क्लियरेंस एंगल। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए प्रश्न जो जहाँ से बनता है, प्रश्न आप लिखिए, हार्ड धातु के लिए कम तथा सॉफ्ट मटेरियल के लिए, सॉफ्ट धातु लिख लीजिए, सॉफ्ट धातु के लिए अधिक। ठीक है, अब इसको भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अभी रेक एंगल मैंने आपको बताया ना कैसे याद करना है। अब आप देखिए जब धातु हार्ड होगी, भैया, तो हार्ड होगी तो जो उसका कटिंग एंगल होगा वो क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, कटिंग एंगल बढ़ेगा ना। मैंने आपको बताया था कि कटिंग एंगल जो हार्ड धातु के लिए अधिक और सॉफ्ट धातु के लिए कम। तो जब हार्ड धातु के लिए क्या होगा, जब कटिंग एंगल बढ़ेगा तो क्लियरेंस एंगल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ कम ही होगा ना भैया। वैसे तो पहले था 90 डिग्री, अब पता चला ये 40 डिग्री है, किसी सॉफ्ट धातु की हम लोग टर्निंग कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए हमारा 8 डिग्री 10 डिग्री हो गया। ठीक है, और अगर हमने इसको बढ़ाया तो रेक एंगल भी कम हुआ, लेकिन साथ ही साथ क्लियरेंस एंगल भी तो कम हुआ। तो हार्ड धातु के लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सॉफ्ट धातु के लिए अधिक हो जाएगा। याद करें ना करें, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से प्रश्नों को कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला फ्रंट क्लियरेंस एंगल। आइए अगला भी देख लेते हैं, ये कुछ खास नहीं है, और हाँ इसकी वैल्यू देख लीजिए कि देखिए अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। ठीक है, जो ITI वगैरह की बुक दी रहती है उसमें क्या दिया रहता है कि भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार। ठीक है, समझ लीजिए चीज़ों को। ठीक है, जो ITI वगैरह की मतलब मुख्यतः बुक आती हैं, अब आपको पता है कि ITI की कोई भी बुक हो तो उसका वो स्टैंडर्ड नहीं रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार, यानी कि आप बात कर लें BIS की। ठीक है, BIS के अनुसार 6 से 10 डिग्री, यानी कि जो इसकी वैल्यू होती है BIS के अनुसार कितनी होती है, 6 से 10 डिग्री। लेकिन आप अगर कोई कोर बुक उठा के देखेंगे, यानी कि कोई इंग्लिश ऑथर की बुक उठा के देखेंगे, जिसका PDF मैंने आपको दिया था, जिन लोगों ने ग्रुप से जुड़े हैं तो उसका एक PDF भी मैंने लेट का आपको दिया था। तो अगर उन ऑथर वगैरह की बुक आप उठा के देखें तो वहाँ पे आपको मिलेगा 3 से 15 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आपको ये दोनों वैल्यू याद रखनी है। जो वैल्यू इसके बीच में आसपास रहे, यानी कि 6 से 15 डिग्री, 8 से 12 डिग्री, कभी कभी प्रश्न पूछता है तो देता है, तो आपको उस हिसाब से मैनेज करके इन चीज़ों को कर लेना है। लेकिन देखिए मैं तो यही कहूँगा कि जो करेक्ट वैल्यू है, जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3 से 15 डिग्री। ठीक है, लेकिन बहुत सी बुक हैं, बहुत सी ITI की बुक हैं, वहाँ पे 6 से 8 डिग्री, 6 से 10 डिग्री, 8 से 12 डिग्री ऐसे दिया रहता है। ठीक है, लेकिन जो मेन वैल्यू रहती है वो क्या होती है, 3 से 15 डिग्री। तो आपको यही याद रखना है। इसके आसपास जो अगर कोई मिले ऑप्शन तो वो टिक करना है, नहीं तो इसके अगर ये आपको ऑप्शन दिया है तो आपको ये ऑप्शन टिक करना है। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी कि भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार जो ITI की बुक वगैरह में दिया रहता है वो दिया रहता है 6 से 10 डिग्री, और स्टैंडर्ड बुक आप उठा के देखेंगे, जैसे BTech वगैरह की बुक है, इंग्लिश कोई बुक है ऑथर की, तो वहाँ पर दिया रहता है 3 से 15 डिग्री। तो दोनों चीज़ें आप याद रखिए। अब दूसरा जो एंगल देख लीजिए वो क्या है, जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं, साइड क्लियरेंस एंगल। साइड क्लियरेंस
एंगल। अब इसको समझिए, जैसे ये हमारा हो गया नीचे की तरफ हो गया, जो साइड में भी क्लियरेंस एंगल दिया जाता है थोड़ा बहुत, यानी कि जो टूल का साइड पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड क्लियरेंस एंगल। यहाँ पे भी, ताकि अगर टूल कोई अंदर तक चला जाए, यानी कि टूल अंदर तक कोई कटिंग करने वाला टूल है तो उसकी जो बगल की जो एजेस हैं वो भी क्या हो, ना घिसें। और तीसरा हो गया बैक रेक एंगल, बैक रेक एंगल। ठीक है, बैक रेक एंगल क्या होता है, ये सभी टूल में नहीं दिया जाता है प्रायः। ठीक है, अभी देखिए जैसे मैंने बैक रेक एंगल लिखा था आपको, तो बैक रेक एंगल की मैंने वैल्यू आपको कितनी लिखी थी, 0 डिग्री लिखी थी ना। बैक रेक एंगल की वैल्यू जो मैंने लिखी थी वो 0 डिग्री लिखी थी ना। यानी कि सभी टूल में ये नहीं दिया जाता है, कुछ स्पेशली टूल और कुछ स्पेशल ऑपरेशन के अंतर्गत ही इसका उपयोग किया जाता है। भैया जब बैक रेक एंगल मैंने 0 डिग्री लिखा था तो इसका मतलब इसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन कुछ टूल और कुछ ऑपरेशन में इसका उपयोग होता है। कौन कौन सा, जैसे मान लीजिए लेथ का ऑपरेशन भी मैं पढ़ाने की आपको कोशिश करूंगा, बड़ा कुछ खास नहीं होता है क्योंकि टर्निंग ऑपरेशन, थ्रेडिंग ऑपरेशन यही सब होता है। तो उसमें एक ऑपरेशन होता है, कौन सा, पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन होता है, पार्टिंग ऑफ। इसका फिगर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है हमारा पार्टिंग ऑफ टूल, पार्टिंग ऑफ टूल। यानी कि जब कोई धातुओं को काटना है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, 10 सेंटीमीटर लंबी रॉड है, उसको 1-1 सेंटीमीटर के अलग अलग भागों में काटना है, तो हम लोग कटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पार्टिंग ऑफ टूल जो टूल होता है वो धातु को काटने का काम करता है। यानी कि कोई बेलनाकार रॉड है तो उसको यहाँ से काट देगा पूरा, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर इसको फिर पूरा काट देगा, अलग कर देगा, उसी को बोलते हैं पार्टिंग ऑफ, पार्ट के रूप में अलग कर देना। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो एंगल होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम क्या कर दें, कटिंग ऑपरेशन कहीं कर रहे हैं, इस पूरी एज को क्या कर दें, सीधा कर दें, इस पूरी एज को हम लोग क्या कर दें, सीधा कर दें। तो जैसे जैसे ये टूल अंदर जाता जाएगा, इसकी जो साइड है ये भी घिसेगी साथ में इस धातु के साथ, तो एक्स्ट्रा वियर एंड टियर होगा, हमारा टूल ज़्यादा हीट होगा। तो कटिंग तो क्या कर रहा है भैया, कटिंग तो यही वाला भाग कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे कि बस यही टच करे जॉब से, तो हम क्या करते हैं, इसको बैक यानी कि पीछे की तरफ क्या देते हैं, एक क्लियरेंस एंगल देते हैं। ये वाला जो क्लियरेंस एंगल है यही क्या कहलाता है, बैक क्लियरेंस एंगल। ठीक है, लेकिन जो इसका उपयोग है इसी तरह के कुछ ऑपरेशन में होता है। टर्निंग में बात करें तो टर्निंग में किसका उपयोग होगा, टर्निंग में जो हमारा ये फ्रंट वाला क्लियरेंस एंगल मैंने बताया था बस उसी का उपयोग होता है। तो ये होता है हमारा बैक क्लियरेंस एंगल। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है और अब आइए लिखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नोट्स। ठीक है, जहाँ से हमारे क्या पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, 5-10 मिनट में वैसे भी कुछ उखड़ने वाला है नहीं। अगर आपको लगता है 5-10 मिनट हम पढ़ेंगे, लेक्चर देखेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, आप लेक्चर ना देखिए। अगर 5-10 मिनट पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होता है तो कुछ होने वाला है नहीं। तो इसीलिए मैं सभी चीज़ें क्या पढ़ाता हूँ, डिटेल में पढ़ाता हूँ। और यहाँ पे क्या है कि ये मेरा खुद का चैनल है, तो कोई ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि पिछले वाले चैनल पे जब मैं पढ़ाता था तो वहाँ पे प्रेशर रहता था कि जल्दी जल्दी ख़त्म करिए, जल्दी ख़त्म करिए, या ये चैप्टर ये जो चैप्टर है 2 ही लेक्चर में ख़त्म करिए। तो लड़के देखेंगे नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ से ये रहता था कि बहुत ज़्यादा ही चैप्टर पढ़ाएंगे, कई भाग में पढ़ाएंगे तो कोई लड़का देखेगा ही नहीं। तो मुझसे ये नहीं मतलब कोई लड़का देखे या ना देखे, लेकिन जो भी देखे उसको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने छोटा लेक्चर बना दिया 10 मिनट, जाहिर सी बात होती है यूट्यूब पे भाई 10 मिनट का लेक्चर सभी देखना चाहते हैं, लेकिन बड़ा लेक्चर कोई ज़्यादा देखता नहीं, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। तो जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसका लाभ अगर 2 लड़के को मिलता है, 4 लड़के को मिलता है तो भी बड़ी बात है। अगर मैंने बना दिया कोई लेक्चर 10 मिनट 5 मिनट का और किसी को उससे लाभ नहीं मिला तो कोई मतलब नहीं वैसे लेक्चर्स बनाने का। ठीक है, तो आप नोट लगा के लिखिए महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैं आपको लिखा रहा हूँ। नोट में पहला लिखिए, टूल का वह हिस्सा, ये प्रश्न, ये सभी प्रश्न हैं, सभी ये प्रश्न पूछे गए एग्जाम में। टूल का वह हिस्सा जहाँ कटिंग एज बनाई जाती है, जहाँ कटिंग एज बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं नोज या नासा।
ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। दूसरा नोट लिखिए, दूसरा प्रश्न क्या है। एक केंद्रीय लेथ में यानी कि सेंटर लेथ में, एक केंद्रीय लेथ में कटिंग औजार को प्रवेशित किया जाता है। तो क्या आप लिखिए, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस, ठीक है। यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य और तिर्यक है ये, दोनों दिशाओं में, ठीक है भैया। आप देखिए, आप टूल पे कोई ऑपरेशन करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल फीड भी देते हैं ना, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, जो कैरीज आप इधर उधर करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फीड देते हैं। और जो टूल को आगे पीछे करते हैं किसकी सहायता से, क्रॉस स्लाइड की सहायता से, यानी जिसकी सहायता से हम लोग मुख्यतः फीड देते हैं, कितना मतलब कटिंग करेगा फीड में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस डायरेक्शन, और हिंदी में बोलते हैं तिर्यक। तो दो दिशाएं होती हैं। तो आपको ऑप्शन में दिया रहता है कि एक केंद्रीय लेथ में कटिंग औजार को प्रवेशित किया जाता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ये क्रॉस डायरेक्शन में, हिंदी में दिया रहेगा तिर्यक डायरेक्शन में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों में क्या किया जाता है, प्रवेशित किया जाता है। तीसरा नोट लिखिए, तीसरा प्रश्न आपसे फिगर से पूछा था, ठीक है, जो मैं फिगर आपको बना के बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला प्रश्न अभी मैंने आपको बताया था ना, तो यहाँ पे आपको एंगल दिया रहेगा बी, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिया रहेगा सी, यहाँ पे ऐसे कुछ दिया रहेगा, और फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन सा जो एंगल है वो साइड कटिंग एंगल को प्रदर्शित करता है, ABCD, ऐसे आपको ऑप्शन दिया रहेगा। तो ये वाला क्या है, साइड कटिंग एंगल को प्रदर्शित करता है, साइड कटिंग एंगल को प्रदर्शित करता है। तो फिगर से ऐसे प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे, इस फिगर से आसानी से प्रश्नों को कर ले जाएंगे। चौथा नोट लिखिए, सिरेमिक्स के लेथ कटिंग टूल, सिरेमिक्स के जो टूल बने होते हैं, यानी कि सिरेमिक्स के लेथ कटिंग टूल 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील के कटिंग टूल 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक सुरक्षित कार्य करते हैं, ठीक है। यानी कि सिरेमिक्स के जो लेथ कटिंग टूल होते हैं वो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा हाई स्पीड स्टील के कटिंग टूल 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करते हैं। अब हंसी इसलिए आ रही क्योंकि हम लोग जब प्रैक्टिकल कर रहे थे तो हम लोगों ने पूरा जो टूल है वो ब्लैक कर दिया था, यानी कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचना चाहिए टेम्परेचर, मतलब धुआं निकलने लगा, ब्लैक हो गया पूरा टूल। तो बाद में जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे हम लोग को डांट सुननी पड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है कोई भी, तो वहाँ पे क्या होता है, सब हम लोग को अपने से सुविधाएं अरेंजमेंट करनी पड़ती हैं। यानी कि अगर कोई मटेरियल नहीं है प्रैक्टिकल करने के लिए तो हम लोग खुद, जैसे 5 लोगों का ग्रुप है प्रैक्टिकल करने के लिए, तो 5 लोग खुद से लाते थे प्रैक्टिकल करने के लिए। मशीनें वगैरह सभी थी, चलती भी थी, लेकिन जो नया सामान प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं आ रहा था। तो फिर इंस्ट्रक्टर ने कहा भाई टूल तो तुम लोगों ने ख़राब कर दिया। उन लोगों ने कहा हाँ सर ख़राब तो कर ही दिया। तो बहुत सी चीज़ें रहती हैं, और जिन लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा उनको सभी चीज़ें आसानी से पता होंगी। तो ये हो गया। अगला नोट लिखिए आप लोग, अगला नोट में बोल दे रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ। इसमें आपसे पूछा है कि टूल की बॉडी धातु की सतह पर रगड़ ना खाए। लिखिए, टूल की बॉडी धातु की सतह पर या जॉब की सतह पर रगड़ ना खाए, इसके लिए कौन सा एंगल दिया जाता है, ये प्रश्न है। तो कौन सा एंगल दिया जाता है, मैंने आपको शुरू में बताया कि रगड़ ना खाए, क्लियरेंस एंगल, ठीक है। तो क्या आप लोग लिख लेंगे, जो मैंने प्रश्न आपको बताया उसको लिखने के बाद क्लियरेंस एंगल लिख लेंगे। अगला नोट लिखिए,
वही जो मैंने लिखाया, हार्ड धातुओं की टर्निंग के लिए, हार्ड धातुओं की टर्निंग के लिए निगेटिव रेख कोण। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि ये सभी चीज़ें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन नोट के माध्यम से आप जो सभी चीज़ें लास्ट में लिख लेते हैं तो आपको रिवीजन में आसानी रहती है। मेन जो नोट का रिवीजन होता, नोट्स का पर्पज़ होता है यही होता है। लास्ट में अपने 8-10 बिंदु महत्वपूर्ण लिख लिए, अगर एग्जाम में कुछ नहीं पढ़ा वही बिंदु पढ़ लिए तो आपको एक आसानी हो जाती है, कुछ प्रश्न वहाँ से फंस जाते हैं। अगला लिखिए, ये महत्वपूर्ण है, लेथ टूल का कौन सा कोण चिप कणों को, ठीक है, यानी कि जो चिप्स निकलती हैं, चिप कणों को हटाने में सहायता करता है। तो कौन सा कोण होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टॉप रेक एंगल, ठीक है। इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, इस कोण को हम लोग कहते हैं टॉप रेक एंगल। और टॉप रेक एंगल क्या करता है, जो चिप्स कण हैं उसको हटाने का काम करता है, यानी कि वहीं इकट्ठा ना रहने पाएँ, दूर हो जाएं टूल से। तो क्या कौन सा रेक एंगल होता है, टॉप रेक एंगल होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था फिगर वाला, यही जो मैंने आपको फिगर बना के दिखाया था, ठीक है, यहाँ पे था और यहाँ पे आपको बीटा दिया था। आपसे पूछता है ये किस कोण को प्रदर्शित करता है, तो ये हमारा कटिंग एंगल, लीप एंगल, जो भी आप बोलें, वेज एंगल, इसको प्रदर्शित करने का काम करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। स्लो सभी चीज़ों को पढ़ाया है, ध्यान से पढ़ाया है और खुद प्रयास किया है कि कोई चीज़ें छूटे ना, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा। अगर ख़राब लगा हो तो वो भी बताइए, कोई उसमें बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो वो भी बताइए, चीज़ों को और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अगर आप बेहतर करने का प्रयास करते रहेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको ये सभी चीज़ें आती भी हैं, ठीक है, तो जो आपके जूनियर वगैरह हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अगर क्लास अटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द हम लोग क्वेश्चन की एक सीरीज भी शुरू करने वाले हैं फिटर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लेथ एसेसरीज के साथ, यानी कि लेथ सहायक युक्तियों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।